तो जैसा हम बात कर रहे थे, होम्योप्रोफाइलैक्सिस का पहला पर्पस या प्राइमरी पर्पस होता है स्टिमुलेशन ऑफ द वाइटल फोर्स। ठीक, तो यानी हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उसको जागृत करना। इसका दूसरा उद्देश्य होता है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग, मतलब हमारी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होती है होम्योपैथी के सिद्धांतों के आधार पर, उसको हम बल देते हैं, उसको हम ताकत देते हैं। और इसका तीसरा पर्पस होता है फाइटिंग द जेनेटिक मियाज्म्स, मतलब जन्म से जो हमें रोग या रोग की प्रकृति मिली है उसको धीरे 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 करके लड़ना। तो अब अगर हम होम्योप्रोफाइलैक्सिस के ऊपर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो हम पाएंगे कि कई तरह से की जा सकती है। तो हैनेमन साहब ने 1799 में सबसे पहले स्कारलेट फीवर नाम की एक बड़ी बीमारी फैली थी, उसमें होम्योप्रोफाइलैक्सिस का सिद्धांत प्रयोग में किया था। और उसमें उन्होंने दवा का नाम डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन उनको ये समझ आया कि उस दवा को देने से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ये रोग होने से रोका जा सका, अर्थात उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सका। ऐसा करने के बाद जब उन्होंने सिलेक्शन किया था दवा का, उसके बारे में उन्होंने 1801 में विस्तृत रूप से जानकारी दी, दवा का नाम डिस्क्लोज किया बेलाडोना, और ये भी बताया कि उस दवा का चयन कैसे किया। क्योंकि एक भयंकर महामारी फैली थी तो उन्होंने अन्य किसी भी दवा के प्रयोग को गलत या गैर वाजिब नहीं ठहराया था। उन्होंने बताया कि अधिक संख्या में जिन लोगों को वो रोग हुआ था उनसे जो लक्षण थे उनको लिया गया, और इस कार्य को बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही प्रोफेशनली किया गया। और इसके बाद जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है सिमिलिया सिमिलिबस क्योरेंटर, उसके आधार पर जो सबसे नियरेस्ट, जो सबसे करीबी दवा उन सिम्टम्स को कवर कर रही थी, उन लक्षणों को कवर कर रही थी, उसको उन्होंने जीनस एपिडेमिकस का नाम दिया और इस दवा का प्रयोग किया। और ये पहला कदम था होम्योप्रोफाइलैक्सिस के बारे में। इसके बारे में पढ़ना चाहेंगे तो हैनिमन साहब की लेसर राइटिंग्स नाम की किताब है, उसमें बहुत विस्तृत जानकारी इसके बारे में दी गई है। डॉक्टर हैनिमन साहब ने बताया कि हर एपिडेमिक यूनिक है, और यूनिक इस तरह से है कि जो पैंडेमिक होता है, जो महामारी होती है, वो भी क्षेत्र विशेष के हिसाब से परिवर्तित होती है। वहाँ की जलवायु, वहाँ का भोजन, वहाँ का जीवन यापन, हर चीज़ उस पर प्रभाव डालती है। अर्थात जब हम होम्योप्रोफाइलैक्सिस करेंगे तो हम पूरे विश्व में एक दवा नहीं देंगे, लेकिन रीजन वाइज, स्थान स्थान के आधार पर उस दवा को निकालेंगे। होम्योप्रोफाइलैक्सिस के बहुत सारे तरीके हैं, और जो सबसे श्रेष्ठ या पहले नंबर पे जो तरीका आता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जिसका अर्थ होता है कि हर व्यक्ति की जो विशेष दवा है, जो उसकी शारीरिक मानसिक बनावट के अनुरूप है और जो उसको सभी प्रकार के विकारों से मुक्त करेगी, उसको दिए जाने से वो व्यक्ति हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाएगा। लेकिन महामारी में इसका करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये समय लेती है और प्रति व्यक्ति हम पेशेंट्स को डील नहीं कर सकते हैं। इसमें डिटेल केस हिस्ट्री की ज़रूरत होती है। तो दूसरा जो श्रेष्ठ तरीका है वो है जीनस एपिडेमिकस, जिसको कि एपिडेमिक सिमिलिमम भी कहा जाता है। तो सिमिलिमम होम्योपैथी का सिद्धांत है, और एपिडेमिक सिमिलिमम जो है वो आधारित है क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे, ना कि प्रूविंग पे। और होम्योपैथी में बाकी सारी चीज़ें प्रूविंग पर आधारित होती हैं, अर्थात वो रोग पैदा करने वाले पदार्थों को जब हम स्वस्थ मनुष्य को देते हैं तो वो क्या लक्षण पैदा करती है, वो लक्षण वो रोग के ठीक करती है। परंतु जीनस एपिडेमिकस में प्रूविंग नहीं होती है, ये क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पर तय की जाती है। और इसका वर्णन हैनिमन साहब ने 100, 101, 102 अफोरिज्म में किया है। और ये जो जीनस एपिडेमिकस है, ये रोग की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है, मतलब बचाव भी और उपचार भी। ये जीनस एपिडेमिकस बहुत क्विक होता है, इसलिए महामारी में, एपिडेमिक्स, पैंडेमिक्स में इसका विशेष सहयोग है, क्योंकि इसमें किसी तरह का समय बर्बाद नहीं होता है। इसकी एक और खासियत ये है कि ये सिर्फ छोटे समय के लिए शॉर्ट टर्म प्रोटेक्शन देता है, ये कोई लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं देता है। और ये जो है एक विशेष आउटब्रेक के लिए ही कारगर होता है। हर बार हर क्षेत्र विशेष में होने वाले आउटब्रेक में हम इसको पुनः निकालते हैं, और इसका किसी भी प्रकार से कोई फ्यूचर इम्पैक्ट हो ऐसा क्लेम कहीं भी होम्योपैथी में नहीं किया जाता है। और हमको हमेशा पूरी की पूरी डिजीज पिक्चर लेनी है और पूरी सिम्टम पिक्चर बहुत क्लैरिटी से लेनी है जीनस एपिडेमिकस पे पहुंचने से पहले। जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स, उनकी टोटलिटी वो कंप्लीशन में लेनी चाहिए। और होम्योपैथी की कोई भी दवा, इवन उनके जो नोसोड्स हैं, जो होम्योपैथिक वैक्सीनेशन माने जाते हैं, वो भी एक जीनस एपिडेमिकस के रूप में दिए जा सकते हैं।
जीनस एपिडेमिकस में दी जाने वाली दवा का प्रभाव, जो ट्रीटमेंट है, वो ही उसके सिलेक्शन को कंफर्म करता है। मतलब इसका इम्पैक्ट वेरिएबल होता है और दवा को देने के बाद ही इसके इम्पैक्ट को जांचा या आंका जा सकता है। इसीलिए डॉक्टर केंट साहब ने कहा है कि हम नियर सिमिलिमम भी दे सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हम सेम एग्जैक्ट सिमिलिमम देने के बजाय नियर सिमिलिमम भी देंगे तो भी बहुत सारे लक्षणों को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को इसके साथ में दूसरी गंभीर बीमारियां हैं, कोमॉर्बिडिटीज हैं, ऐसी परिस्थिति में हम जीनस एपिडेमिकस को देने के लिए मना करते हैं। ऐसे में हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग ही की जानी चाहिए और जो जीनस एपिडेमिकस है या जो उसका नोसोड यदि बीमारी का बन गया है तो उसको इंटर करंट रेमेडी की तरह दिया जाना चाहिए ताकि वो उस व्यक्ति को आंतरिक रूप से सुदृढ़ और सक्षम बनाए रोगों से लड़ने के लिए। ये जीनस एपिडेमिकस काम कैसे करती है? ये जीनस एपिडेमिकस बेसिकली डिजीज को स्लो डाउन करती है, रोग को धीमा कर देती है, उसके रास्ते को परिवर्तित कर देती है। और ये इतना बड़ा कदम है कि ये मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा ईश्वर की नियामत है, जिससे कि बहुत सारे एपिडेमिक्स में आज तक लाभ हुआ है। और जिसमें सबसे बड़ा एपिडेमिक जिसकी बात, पैंडेमिक जिसकी की जाती है, वो स्पेनिश फ्लू है, जिसमें कि 50 जगहों पर विश्व में ये प्रयोग हुए और बहुत सफल रूप से इनको डॉक्यूमेंट किया गया है। साथ ही ये एक ऐसा प्रोटेक्शन हमको रीच करने में मदद करती है। होता क्या है कि अलग अलग लोग अलग अलग समय पर ये दवा लेते हैं। दवा लेने से रोग की राह बदलती है, व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है और इस तरह से टोटलिटी में जो उसका कंट्रोल होता है इन्फेक्शन का या जो रोग का प्रभाव है वो कम होता है। और वास्तविकता में यदि हम समझें तो ये एक प्रकार से होम्योपैथी में हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने का एक सरल तरीका है। और जीनस एपिडेमिकस के बहुत सरल प्रयोग हुए हैं, बहुत सक्सेसफुल प्रयोग हुए हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, जापानीज एनकेफेलाइटिस, कॉलेरा में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है। अब हम अगले प्रयोग पे आते हैं, वो कहलाते हैं नोसोड्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि जीनस एपिडेमिकस स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, ऐसी परिस्थिति में या तो हम जेनेरिक सिमिलैरिटी पे जाते हैं और या हम नोसोड्स पे जाते हैं। तो मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताना चाहूँगी कि जो एडवर्ड जेनर हैं, जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी और जिनको मॉडर्न साइंस में वैक्सीनेशन का महापिता भी कहा जाता है, उन्होंने ये कैसे पहुँचे इस वैक्सीन पे। उनके समय पे गायों में ये बीमारी बहुत पाई जाती थी और गायों की सेवा करने वाली जो मेड्स होती थीं, यदि उनको उसका इन्फेक्शन लगता था और उनके हाथों पे थोड़े संक्रमण होने से, कीटाणु के संक्रमण होने से वो पॉक्स आता था, काउ पॉक्स, और उसमें दाग निशान होते थे, तो वहाँ पर लोग एक गीत गाया करते थे कि अरे वाह, अब हमें काउ पॉक्स हो गया, अब हमें स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, मतलब मेरे चेहरे की सुंदरता बची रहेगी। ऐसा वो लड़कियाँ गाना गाया करती थी। और यहाँ से डॉक्टर जेनर को ये क्लू मिला। और जब डॉक्टर जेनर को ये क्लू मिला, उसके दशकों पहले हाइड्रोफोबिनम लाइसिन नाम का एक नोसोड होम्योपैथी ऑलरेडी बना चुकी थी डॉक्टर हेरिंग, जो कि रेबीज नाम के कीटाणु से, रेबीज की जानलेवा बीमारी से प्रोटेक्शन करता था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो जेनेरिक सिमिलैरिटी है वो एक अलग चीज़ है, वो किसी रोग विशेष के लिए कॉमन सिम्टम्स, सामान्य लक्षणों के आधार पर तय की गई दवा होती है। जैसे कि मीजल्स के लिए मॉर्बिलिनम, तो रोग के नाम से जाती है और रोग विशेष के सामान्य लक्षणों के आधार पर जेनेरिक सिमिलैरिटी दी जाती है। कब? जब किसी रोग में जीनस एपिडेमिकस क्लियर नहीं होता है। जब जीनस एपिडेमिकस क्लियर नहीं होता है, ऐसे में हम नोसोड्स भी बनाते हैं। तो नोसोड क्या है? उसी रोग के विषाणुओं से, कीटाणुओं से या उससे संबंधित डिस्चार्जेस से, सेल्स से, टिश्यूज से हम पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक प्रक्रिया से जो दवा बनाते हैं वो उसका नोसोड कहलाता है। तो जो नोसोड को बनाने वाले होम्योपैथ थे वो थे डॉक्टर हेरिंग। सबसे पहली जो उन्होंने नोसोड बनाई थी वो हाइड्रोफोबिनम या लाइसिन है, जो कि एक बहुत सफल नोसोड है और डिजीज मैटर से, यानी रोग के ही मैटर से ये बनाई जाती है। बहुत भयंकर एक्यूट एपिडेमिक्स जो अचानक फैलती हैं उन पर ये यूज़ की जाती है और ये किसी रोग का सिमिलिमम नहीं होती। ये होम्योपैथी के सामान्य सिद्धांत से थोड़ी अलग है। ये सिमिलिमम नहीं होती है।
ये रैपिड एक्शन, क्विक एक्शन के लिए होती है। ऐसे में जब जीनस एपिडेमिकस बनाना कठिन हो, या रोग में बहुत वेरिएशन हो, या सिम्टम्स को गैदर करना बहुत कठिन हो इत्यादि। तो ये कोई उपचार नहीं है, ये सिर्फ एक बचाव का तरीका है। और इसमें क्या ये प्रभावी हुई या नहीं हुई, इसको जानने के लिए हमारे पास कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन लोगों में ये रोग नहीं आता है, यही इसका आकलन है या मापदंड है। लेकिन नोसोड को बनाने में समय लगता है, तब जब डिजीज़ पूरी तरह से पनप चुकी हो और उसके जो भी विषाणु हैं उन्होंने प्रभाव डाल दिया हो, उससे जो भी इम्यूनिटी है वो बिल्डअप होने लगी हो, तब ये नोसोड बनता है। इसमें समय लगता है। ये बहुत समय से मनुष्य को ज्ञात है, जब से मनुष्य आया है, जब से मनुष्य के बारे में कुछ भी हमको हिस्ट्री में, इतिहास में विदित है, ये पता है कि जहरीले जीवाणुओं से, कीटाणुओं से और जानवरों के काटने से व्यक्ति की मृत्यु ना हो, इसके लिए उस जगह के पास में उस पॉइजनस सब्सटेंस को फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता था। सांपों के बारे में ऐसी बहुत सी कहानियां हैं और हजारों साल पुरानी। तो मतलब ये नोसोड का जो प्रिंसिपल है ये बहुत प्राचीन है। होम्योपैथी में इसको बनाने का तरीका नया है, होम्योपैथिक लक्षण सिद्धांतों के आधार पर बनाया गया है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस रोग के बचाव के लिए यूज़ की जा रही है वो एक ही स्ट्रेन से बनना चाहिए। मतलब जो रोगाणु है और जो नोसोड बनने का सोर्स है वो रोगाणु या उससे पैदा होने वाले डिस्चार्जेस, टिश्यूज एक्सेट्रा सेम होने चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन आता है, म्यूटेशंस बहुत कॉमन है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि नोसोड किसी रोग का वही होना चाहिए जो रोग भी पैदा कर रहा है। अब मॉर्बिलिनम जो है वो एक नोसोड है मीजल्स का। ऑसिलोकॉक्सिनम जो है वो एक नोसोड है जो बहुत कॉमन आजकल विदेशों में यूज़ किया जाता है। मैंने जेनेरिक सिमिलैरिटी वाली मेडिसिन में बताया था, वो मॉर्बिलिनम मीजल्स का नोसोड है, जेनेरिक सिमिलैरिटी नहीं है। जेनेरिक सिमिलैरिटी में यूपेटोरियम पर्फ है डेंगू के लिए, बेलाडोना है स्कारलेट फीवर के लिए। तो यदि हम एक मोटा मोटा समझने की कोशिश करें तो ये जो होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस है या बचाव का तरीका है, ये एक बहुत ही सूक्ष्म अणु के रूप में हमारे शरीर में क्रिया करता है और हमें इतनी शक्ति देता है कि हम रोगों से लड़ें और रोगों के विरोध में अपने शरीर को और सक्षम और सुदृढ़ बनाएं। ऐसी कामना करती हूँ कि ये सरल विवरण होम्योपैथी के छात्रों को और अन्य लोगों को उपयोगी मिलेगा। नमस्कार।